क्या ये इस्तीफा सिर्फ एक वजीर की तब्दीली है या भारतीय तालीमी निज़ाम की नाकामी का एतराफ़ समझते हैं? मैं अगर एज ए स्टूडेंट सोचूं तो अगर मैं किसी टेस्ट की तैयारी करूंगा, मैं किसी टेस्ट में बैठूंगा, तो जाहिर सी बात है मैंने अपना पूरा साल लगाया होगा, या कुछ बच्चों ने शायद 2-2 साल भी लगाए हुए हों, ठीक है। तो उसके अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि एक स्टूडेंट बैठा होता है, उसके अंदर पूरी एक उसकी फैमिली बैठी हुई होती है टेस्ट देने के लिए। जो बाप उसको हर पूरे साल से सपोर्ट कर रहा है, जो माँ उसको इमोशनली सपोर्ट कर रही है, जो बहन उसको इमोशनली सपोर्ट कर रही है, जो बड़ा भाई उसको मॉरली सपोर्ट कर रहा है। फाइनेंसिस की तो बात आप रहने दें, तो फाइनेंशियल, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप इनकी कोचिंग सेंटर्स में जाएँ तो अच्छे खासे पैसे दे रहे होते हैं ये बच्चे। तो सो द पॉइंट इज़ कि मेंटल कैपेसिटी उस बच्चे की, बल्कि सब बच्चों की 2.2 एस्पिरेंट्स जितने भी थे, और उसके अलावा उनकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है, जब तक उनको लगता है कि ये पूरी नहीं होती तो उनको ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा उनके रेजिग्नेशन देने से या ना देने से। हाँ, अगर आपके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उनकी कोई रिफॉर्म्स लाती है जो कि प्रिस्क्राइब्ड हैं कि ये होने चाहिए, अगर वो कोई रिफॉर्म्स लेके आते हैं अपनी सप्लाई चेन के अंदर, लाइक से फॉर इंस्टेंस जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन है, प्रेस से लेके, प्रिंटिंग प्रेस से लेके ओवरऑल सिनेरियो तक, उसके अंदर कोई रिफॉर्म्स लेके आते हैं, स्ट्रिक्टनेस लेके आते हैं, तब ये कोई जो है ना एक अच्छी मूव होगी। उनकी जो कैपेसिटी है, या फिर आप ये देख लें कि हमारा जो एक टेस्टिंग लेवल होता है ना, एक किसी भी इदारे का या किसी भी इंस्टीट्यूट का, वो उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो शायद इसलिए क्योंकि ओवरऑल जो इंडिया है वो हमसे आगे है, ठीक है? इकोनॉमी वाइज़ भी, आईटी वाइज़ भी, और फाइनेंशियल कंडीशंस वाइज़ भी, हर किस्म की तरीके से, मतलब सेक्टोरल एनालिसिस करें आप, इकोनॉमी एनालिसिस करें आप, फाइनेंशियल एनालिसिस करें, किसी भी चीज़ में आप देख लें, वो हमसे आगे हैं, ठीक है? तो इसी हवाले से उनका जो एक रिगरस प्रोसेस होता है, जिस तरह मैंने नाम लिया नीट का, आप आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं या वहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके कभी आप ये देखें कि कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी गूगल पे, या कभी आप लिखें तो इस तरह पेपर्स में नज़र आ जाते हैं। तो दोज आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। मतलब आप यहाँ पे अगर गैट के पेपर दें, या फिर एनटीएस गैट की बात कर रहा हूँ मैं, उसके पेपर दें, तो वो जनरल एबिलिटी एनालिटिकल स्किल्स के पेपर दें, दोज आर वेरी सिंपल। मतलब इतने भी सिंपल नहीं होते, लेकिन होते सिंपल हैं एज कम्पेयर टू देम। तो इसलिए जो एजुकेशन सिस्टम है, मुझे ये लगता है कि उनका थोड़ा सा बेहतर है। वरना रेजिग्नेशन देने से इट्स नॉट, सिर्फ रेजिग्नेशन देने से इट्स नॉट अ स्मार्ट मूव, या मुझे नहीं लगता कि कोई जो है ना इससे कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा। एंड इवन आई एम वेरी एस्टोनिश कि जो जेनजीज हैं, इन्होंने इतना बड़ा जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है ओवरऑल, तो उनकी सिर्फ ये डिमांड नहीं होनी चाहिए थी कि वो रिजाइन करें, उनकी डिमांड्स इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। मतलब रेजिग्नेशन इज़ अ बेयर मिनिमम व्हाट दे कैन डू। तो मेरा अपना जो मानना है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि देखें 2.2 मिलियन पीपल, मतलब इट्स नॉट अ लेस नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। इतने बच्चों ने पेपर दिया, और उनका पेपर आप एक ही झटके में नल एंड वॉइड कर देते हो, तो इट्स नॉट अ, लाइक उन्होंने एक पूरे सालों साल मेहनत की है। आप इनके ऊपर का इनकी जो प्रोसेस देखें, इतने रिगरस प्रोसेस होते हैं। उन्होंने, किसी ने आईआईटी में जाना हो या किसी भी एग्जामिनेशन को पास करना हो, नीट का एग्जाम पास करना उनके लिए एक इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। तो वो बच्चों ने एक छोटी सी डिमांड रख दी कि उनके जो कंसर्न मिनिस्टर हैं उनको जो है ना इस्तीफा देना चाहिए। सो इट इज़ अ बेयर मिनिमम जो कि उन्होंने किया, मुझे तो ये लगता है। सर मैं थोड़ा सा चाहूंगा, आप अगर इस सारे सिनेरियो का जो मतलब बुनियाद कहाँ से पड़ी, क्या वाकया बेसिकली सरजद हुआ, देखने वाले व्यूअर्स को थोड़ा सा मतलब बताते चले बैकग्राउंड के पॉइंट से कि मतलब सारा ये वाकया है क्या, बेसिकली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आज जो ये नौबत आई है, ये नौबत क्यों आई? देखें, अगर इसके बैकग्राउंड पे जाएं तो इट इज़ नॉट न्यू फॉर इंडिया, ठीक है, एंड नॉट न्यू फॉर एनीवन। अब इनकी जो सबसे पहली रिपोर्ट हुई थी कि नीट का पेपर लीक हो जाना या इस तरह की चीज़ें, दैट वाज बैक इन 2015। 2015 के अंदर ये जब आया तो तब भी लोगों ने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, उसके ऊपर बात की। फिर 2024 के अंदर एक और स्कैंडल आ गया, ठीक है। 2024 के अंदर जब एक और स्कैंडल आया, तब भी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, इसके ऊपर बात की।
लेकिन अभी जो 2026 का हुआ है इसके अंदर जो ओवरऑल आउटबर्स्ट था लोगों का वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आया, और फिर लोगों ने और जेनजीज ने बेसिकली जितने भी न्यू एस्पायरेंट्स थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने जाहिर सी बात है इनका पेशेंस लेवल खत्म हो गया और उन्होंने फिर सबको रिकॉल किया। फिर उसमें आप देखें फार्मर्स भी आ गए, पंजाब जो सिख कम्युनिटी है वो भी आ गई, और उसके अलावा जितने भी और लोग थे, बिहार से बहुत ज़्यादा लोग आए। तो बात कहने का मकसद ये है कि इस जो ओवरऑल सिनेरियो ने एक बहुत इट लुक लाइक फायर इन फॉरेस्ट, तो वो इस तरीके से पूरी कहानी फैल गई। अब इसमें ये है कि इट इज़ नॉट न्यू फॉर देम। क्यों? क्योंकि इससे पहले आप देखें जो कि व्यायाम एक स्कैंडल था, वो भी हुआ था इनका, वही एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस के जो एंट्री टेस्ट थे और इसके अलावा जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स थे वो जो है ना इस तरीके से हो रही थी मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, एमपी जिसको कहा जाता है, वहाँ पे फिर उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इट इज अ रिपल इफेक्ट, यू कंसिडर चेन इफेक्ट, मतलब ये बहुत अरसे से होता आ रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है 2024 के अंदर थोड़ी सी ज्यादा बात हुई और 2026 के अंदर इन्होंने जो है ना इम्पैक्ट की तरफ कोशिश की और सिग्निफिकेंटली इतने बड़े इम्पैक्ट इन्होंने शो किया। तो मेरे हिसाब से एक अगर पूरी चेन को देखा जाए तो इस हवाले से तकरीबन 10 साल बाद या 11 साल बाद इनको एक बड़ी अचीवमेंट मिली है। लेकिन आई होप कि इस अचीवमेंट को ये लोग अच्छे से यूटिलाइज करें रादर देन के पास एक रेजिग्नेशन पे ही खुश हो जाएं। तो आई थिंक कि ये थोड़ा सा गवर्नमेंट लेवल पे अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि जो ये बीजेपी की गवर्नमेंट है इस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा इस वाक़े का? देखिए इफेक्ट तो पड़ेगा। अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता या कोई इस तरह की बात होती तो डेफिनेटली आप देखें ना वो जो इनका मंत्री साहब हैं वो क्यों रिजाइन करते। सो द पॉइंट इज के इफेक्ट तो पड़ेगा या पड़ा होगा, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मतलब डिफरेंट तो नहीं, इट्स समवट लाइक सेम, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है ना अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा थोड़ा मैटर किया जाता है। और वहाँ पे अब देख लें उन्होंने आखिर अपना आने के बाद उन्होंने अपना एक इफेक्ट शो कर दिया। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक स्टूडेंट्स की, क्योंकि मैं अगर एज ए स्टूडेंट सोचूं तो अगर मैं किसी टेस्ट की तैयारी करूंगा, मैं किसी टेस्ट में बैठूंगा, तो जाहिर सी बात है मैंने अपना पूरा साल लगाया होगा या कुछ बच्चों ने शायद 2-2 साल भी लगाए हुए हों, ठीक है। तो उसके अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि एक स्टूडेंट बैठा होता है, उसके अंदर पूरी एक उसकी फैमिली बैठी हुई होती है टेस्ट देने के लिए। जो बाप उसको हर पूरे साल से सपोर्ट कर रहा है, जो माँ उसको इमोशनली सपोर्ट कर रही है, जो बहन उसको इमोशनली सपोर्ट कर रही है, जो बड़ा भाई उसको मॉरली सपोर्ट कर रहा है। फाइनेंसिस की तो बात आप रहने दें, तो फाइनेंशियल, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इनकी कोचिंग सेंटर्स में जाएं तो अच्छे खासे पैसे दे रहे होते हैं ये बच्चे। तो सो द पॉइंट इज के मेंटल कैपेसिटी उस बच्चे की, बल्कि सब बच्चों की 2.2 एस्पायरेंट्स जितने भी थे, और उसके अलावा उनकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है, जब तक उनको लगता है कि ये पूरी नहीं होती तो उनको ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पॉलिटिकली उनको खराब होना चाहिए या कोई भी बात होनी चाहिए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन वो भी तो आखिर किसी माँ बाप के बच्चे ही है ना। मतलब सही एक बात। इंसान के लिए, एक मिनिस्टर के लिए सिंपल सी बात है, एक मिनिस्टर के लिए उसकी एक कुर्सी है, लेकिन एक बच्चे के लिए उसका पूरा करियर है, ठीक है। तो बात कहने का मकसद सिर्फ इतना सही है कि उनको, बच्चों को खुद रियलाइज होना चाहिए कि वो किस चीज पे आखिर सेटल करेंगे और इवेंचुअली व्हाट दे वांट, सिंपल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही है कि क्या सिर्फ चेहरा बदलने से कोई फर्क पड़ेगा या तालीमी इस्तिलाहात के अंदर भी जो है वो चेंज लानी चाहिए, और कितना बड़ा चैलेंज है नए आने वाले वजीर तालीम के लिए उनके? देखिए एजुकेशन मिनिस्टर की अगर, इट्स ऑल अबाउट विजन, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट देयर पार्लियामेंटेरियंस के, उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कितने ऑनेस्ट हैं, लेकिन दिल का हाल तो कोई किसी का नहीं जानता। आई वोंट बी सेइंग और नॉट बी टेकिंग एनी नेम्स, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द टेकिंग नेम्स, लेकिन ये है कि आपको सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जिसके अंदर कोई एक बंदा करप्ट हो भी ना तो वो करप्शन ना कर सके।
सिंपल सी बात है। अगर मिसाल के तौर पे मैं करप्ट इंसान हूं, मैं किसी भी इदारे में जा रहा हूं, तो मैं अगर करप्शन करना भी चाहूं तो मुझसे ना हो पाए। अब वो बेशक आपका मिनिस्टर हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो या फिर आपका जो है एक चौकीदार हो या फिर पीएन हो या फिर कोई भी हो, सिस्टम आपका ऐसा जनरेटर। मैंने शुरू में एक बात की थी, जो उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेके जो रिफॉर्म्स की बात की है उन्होंने, जो सप्लाई चेन से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स की बात की है उन्होंने, जो भी उनका कोर्ट ऑफ लॉ जो भी उन रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके रिफॉर्म्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। स्ट्रांग के साथ साथ एनफोर्सबल होने चाहिए। मतलब अगर उनकी एनफोर्समेंट नहीं होगी तो दोज लॉज और दोज पॉलिसीज आर ऑफ नो यूज। बाकी मुल्कों का तो मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान को बहुत अच्छा लेसन मिल सकता है दोनों के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए और एक पॉलिटिकल पूरे सिस्टम के लिए, मतलब एजुकेशन सिस्टम के लिए, कि भाई अगर आप ऐसे करते हो या आप कोई इस तरह की भी हरकत करते हो तो कुछ भी हो सकता है। मतलब पाकिस्तान की भी जनरेशन बाहर निकल सकती है अगर उनके साथ इस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है या कुछ। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि अगर इफ आई गो डीप डाउन इनटू द फैक्ट्स, हमारी जो टेस्टिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा इतना रिगरस नहीं है एज कंपेयर टू इंडिया। उनका जो टेस्टिंग सिस्टम है वो बहुत रिगरस है और बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आप वहाँ के यूपीएससी को कंपेयर कर सकते हैं अपने सीएसएस के साथ, लेकिन उनके जो टेस्ट है नीट को आप कंपेयर नहीं कर सकते अपने एनटीएस के साथ या सब्जेक्ट एनटीएस के साथ। मैं नहीं समझता कि कंपैरिजन है, क्योंकि उनका बहुत नेक्स्ट लेवल है, हमारा जो है वो इतना ज्यादा नहीं, टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब लेकिन लेसन्स हम दोनों के लिए हैं, गवर्नमेंट के लिए भी कि वो इस तरह की चीजें या इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज हैं वो ना करे, और जो पब्लिक है या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कि वो इस तरह की जो है ना एक्टिविटीज ना करें। और अगर मैं थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में बात करूं उनके कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया में भी जो ये पेपर है वो डेफिनेटली किसी एक बंदे ने लीक किया। और अब इसमें देखें दो चीजें समझने की हैं। उसके अंदर बड़े मजे की बात है, उन्होंने कहा है कि ये गेस्ट पेपर था। लिटरेचर वाइज जो वो पब्लिश कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये गेस्ट पेपर था, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी वो कह रहे हैं कि 120 क्वेश्चंस मैच हुए थे। अब 120 क्वेश्चंस में से जो अप्रोक्सीमेटली 90 जो क्वेश्चन थे वो बायोलॉजी के मैच हुए थे और 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के मैच हुए थे। तो अब आप ये देख लें कि अगर 120 क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो गेस्ट पेपर तो नहीं है ना, वो लीक हुआ है। और वो लीक भी इस तरीके से हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस से तो लीक हुआ, उसके बाद फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट हुआ है। सो द पॉइंट इज के दोनों मुल्कों के लिए इसमें एक बहुत बिग लर्निंग लेसन है, और दोनों साइड्स के लिए भी, लाइक गवर्नमेंट के लिए भी और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। सर इधर आपने एक पॉइंट भी दिया कि दोनों के तालीमी निज़ाम की अगर बात की जाए, टेस्ट सिस्टम जो है उसमें काफ़ी आप फ़र्क देख रहे हैं। उसकी मेजर वजह आपको क्या लगती है कि अगर तालीमी इस्तिलाहात की अगर बात की जाए तो दोनों ममालिक के अगर तालीमी निज़ाम की, या जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा फिर डिफरेंस क्यों है दोनों के अंदर? डिफरेंस इस वजह से देखें, ऑडियंस तो सेम है। ऑडियंस मीन्स टू से कि जो स्टूडेंट्स हैं वो तो सेम है, कैलिबर भी सेम है, लेवल भी सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है, या फिर आप ये देख लें कि हमारा जो एक टेस्टिंग लेवल होता है ना एक किसी भी इदारे का या किसी भी इंस्टीट्यूट का, वो उनका ज़्यादा स्ट्रांग है। वो शायद इसलिए क्योंकि ओवरऑल जो इंडिया है वो हमसे आगे है, ठीक है, इकोनॉमी वाइज भी, आईटी वाइज भी, और फाइनेंशियल कंडीशंस वाइज भी, हर किस्म की तरीके से। मतलब सेक्टोरल एनालिसिस करें आप, इकोनॉमी एनालिसिस करें आप, फाइनेंशियल एनालिसिस करें, किसी भी चीज़ में आप देख लें वो हमसे आगे हैं, ठीक है। तो इसी हवाले से उनका जो एक रिगरस प्रोसेस होता है, जिस तरह मैंने नाम लिया नीट का, आप आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं या वहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके, कभी आप ये देखें कि कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी गूगल पे, या कभी आप लिखें तो इस तरह पेपर्स में नज़र आ जाते हैं। तो दोज आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। मतलब आप यहाँ पे अगर गैट के पेपर दें या फिर एनटीएस गैट की बात कर रहा हूँ मैं, उसके पेपर दें, तो वो जनरल एबिलिटी एनालिटिकल स्किल्स के पेपर दें, दोज आर वेरी सिंपल। मतलब इतने भी सिंपल नहीं होते लेकिन होते सिंपल हैं एज कम्पेयर टू देम।
तो इसलिए जो एजुकेशन सिस्टम है, मुझे ये लगता है कि उनका थोड़ा सा बेहतर है। अब बात वो सारी की सारी वहीं पे आ जाती है कि लेते वो भी क्रीम ही हैं, ठीक है, उनके जो अच्छे स्कूल से बच्चे निकले होते हैं, लेकिन बात बात ये है कि उनका जो चंक होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। हमारी पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू इंडिया वो थोड़ी-सी कम है, तो हमारा चंक भी थोड़ा होता है। अब आप यही देख लें कि हमारे एचिसन से निकले हुए बच्चे कितने होते हैं, ठीक है, मैं बहुत बेयर मिनिमम लेवल की बात कर रहा हूँ। बीकन हाउस से निकले हुए कितने होते हैं, मामा पारसी से निकले हुए कितने होते हैं, निक्सर से निकले हुए कितने होते हैं बच्चे, ठीक है, और वही आप कंपेयर करें पब्लिक स्कूल से निकले हुए कितने बच्चे होते हैं। सो द पॉइंट इज कि हमारा जो चंक है वो बहुत थोड़ा है, और हमारी जो टेस्टिंग सर्विसेज हैं या फिर टेस्टिंग एजेंसीज हैं वो भी उस तरीके से डिवाइस नहीं करती अपने जो पेपर्स हैं, और यही चीज़ फिर हमें रिपेल इफेक्ट करती है कि हमारा जो कैलिबर है वो थोड़ा सा नीचे रहता है। अब उनकी भी आप कैलिबर देखें, अब ऐसा नहीं है, अगर आप उनके भी रूरल एरियाज में जाके देख लें, बहुत जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे जाके उनका भी कैपेसिटी लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, मेंटल कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो अर्बन अर्बन सिटीज़ हैं, अर्बन साइड है या सेमी अर्बन है, उनका जो कैलिबर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये एक ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है।